आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिंक्रोनस मशीन में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी इक्वेशन देखेंगे। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सिंक्रोनस मशीन। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये हमारे पास में एक स्टेटर है। स्टेटर के अंदर जैसा कि हमने देखा था, हमारे पास में स्लॉट्स अवेलेबल रहते हैं जहाँ पर हम वाइंडिंग करेंगे। तो ये स्टेटर की, तो ये हमारे पास एक कॉइल है ए डैश। जैसे हमारे पास कॉइल होती है, कॉइल की दो साइड्स है, जैसे ये साइड है ए, ये साइड है ए डैश। तो ये जो साइड है ए, ये वाले इस स्लॉट में है, ऊपर वाले स्लॉट में, इसमें। और ये जो कॉइल साइड है ए डैश, ये हमारे पास यहाँ पर है ए डैश। तो जो रोटर हम यूज करेंगे इस समय हमारे सिंक्रोनस मशीन में, वो होगा सेलिएंट पोल रोटर, एन और एस। अच्छा, ये एन और एस आपने कैसे बनाए? ये एन और एस आपने कैसे निर्धारित किए? रोटर के ऊपर हम सप्लाई देंगे। कैसी सप्लाई देंगे? डीसी सप्लाई। ठीक है, ये क्रॉस, यहाँ से करंट अंदर जाती हुई, यहाँ से करंट बाहर आती हुई। तो ये हमने हमारे रोटर को डीसी सप्लाई दी। जो हमारे रोटर पर हमारे पास फील्ड है। फील्ड सप्लाई कहाँ पर है? रोटर पर। और ये जो हमारे पास फील्ड रहता है, ये डीसी सप्लाई हम यहाँ पर दी जाती है। तो ये जो हमारे पास में फ्लक्स बनेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। इस कारण जो फ्लक्स बना, माना कि इसकी वैल्यू है फाई। तो ये जो फाई जो है, ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फ्लक्स बना किसके कारण? ये जो फ्लक्स है फाई, ये किसके कारण बना? ये इस रोटर पर जो फील्ड लगाया, फील्ड की जो करंट है, इस करंट के कारण ये फ्लक्स बना। क्योंकि करंट हमने डीसी करंट लगाई है, और जो कि डीसी करंट क्या है? कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए इस फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास में कांस्टेंट है। इस करंट से जो बना ये जो फील्ड वाइंडिंग है हमारे रोटर पर, क्योंकि इसके अंदर डीसी करंट है, और डीसी करंट के कारण जो फ्लक्स बना वो कांस्टेंट रहेगा मैग्नीट्यूड में। ओके, और ये जो हमारा रोटर है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रोटर, ये टाइम बराबर 0 पर इस पोजीशन पे था, और ये टाइम बराबर टी, ये टाइम बराबर टी पर, ये वाली जो पोजीशन है, ये टाइम बराबर टी पर है। ओके, तो जैसा कि ये रोटर इस समय एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। किस डायरेक्शन में घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये रोटर इस समय एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। पहले यहाँ था, टी बराबर 0 पर यहाँ था, और टी बराबर टी पर ये इस पोजीशन पर आ गया है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूम रहा है। तो माना कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटर। किस में है ये? रेडियन पर सेकंड में। रेडियन पर सेकंड में है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटर। और ये जो हमारे पास में कॉइल है, ये आप देख सकते हैं कॉइल ए, इसकी एक कॉइल साइड है ए, और इसकी एक कॉइल साइड है ए डैश। तो माना कि ये जो कॉइल है, इसके अंदर एन टर्न्स है। कितने टर्न्स है? टर्न्स यानी कुंडलियाँ। टर्न्स यानी कुंडली। ठीक है, माना कि कितने टर्न्स है? माना कि इसके अंदर एन टर्न्स है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स
नंबर ऑफ टर्न्स इन कोयल ए डैश। अच्छा, ये जो रोटर है, इस समय ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं इस रोटर की, ये एन है, ये एस है। तो ये कब है? एट टाइम बराबर टी। जब टाइम बराबर 0 था तब ये इसकी रोटर की लोकेशन ये थी। तो क्योंकि इसकी एंगुलर स्पीड है ओमेगा, रोटर के घूमने की एंगुलर स्पीड है ओमेगा, तो ये जो एंगल ये बनाएगा ये थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। क्योंकि टी समय के अंदर ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ पर आ गया, टी बराबर 0 पर ये यहाँ पर था, टी बराबर टी पे ये लोकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पे इस रोटर की। तो टी समय में इस रोटर ने थीटा एंगल ट्रेवल किया, ठीक है, और इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है? ओमेगा। तो थीटा बराबर क्या आ गया? ओमेगा टी। इसलिए ये जो एंगल है, ये जो थीटा है, ये कितना हो जाएगा? ओमेगा टी। थीटा बराबर ओमेगा टी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जब रोटर इस लोकेशन से जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो करंट किस प्रकार से बहेगी ए और ए डैश में, इसकी क्या डायरेक्शन रहेगी? ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास में कॉइल साइड ए, ये है ए डैश, और रोटर ये एन, ये एस। रोटर जो है एन इधर जा रहा है और एस इधर आ रहा है। तो लेंज का नियम कहता है कि जिस भी कारण से बिजली का उत्पादन होगा, ठीक है, तो उसी का विरोध किया जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास कॉइल है ए और ए डैश, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी विभव की उत्पत्ति होगी। तो विभव की जिस भी कारण से उत्पत्ति हो रही है इसी का विरोध करना है। तो उत्पत्ति हो क्यों रही है? क्योंकि ये रोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। भाई ये तो आपके स्टेटर में पड़ा है। ये जो कॉइल है ये कहाँ पर है? ये कॉइल्स कहाँ पर है? ये कॉइल्स आपके स्टेटर में है। ये कॉइल्स कहाँ पर है? स्टेटर में, ठीक है। तो किसी भी तरह से इस एन को एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना है और इस एस को इधर नहीं जाने देना है। तो क्या किया जाएगा? एन है, यहाँ पर एस क्रिएट हो जाए ताकि यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाए, और ये जो एस है यहाँ पर एन क्रिएट हो जाए, ये बॉन्डिंग हो जाए। तो एक तरह से लेंज के अनुसार जिस भी कारण से ईएमएफ बना है उसी का विरोध करना है, तो उसका कार्य पूरा हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एन है, यहाँ पर एस है, तो ये फ्लक्स इस प्रकार से जाएगा। तो यदि हमारे सीधे हाथ का अंगूठा यदि इस दिशा को शो करेगा, ये जो आप देख रहे हैं यदि तीर की दिशा, तो आप देखेंगे कि आपकी सीधे हाथ की अंगुलियां यहाँ से अंदर की ओर जाएगी और यहाँ से बाहर की ओर आएगी। तो ये हमारे पास में ईएमएफ की, इस वाली कॉइल के अंदर जो करंट बहेगी ये इसकी दिशा है। ओके, तो यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे डॉट। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इस रोटर के घूमने से ये जो हमारे पास कॉइल है इसके अंदर किस प्रकार से फ्लक्स का वेरिएशन आएगा। तो t बराबर 0 की यदि हम बात करें तो t बराबर 0 पर हमारी कॉइल A और A डैश इधर है, और रोटर की लोकेशन कैसी है? N और ये S। तो सारा का सारा फ्लक्स जितना है, ये फ्लक्स क्योंकि कांस्टेंट है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हमारे रोटर पर जो सप्लाई लगाई गई है, एक तो वो डीसी सप्लाई है, कांस्टेंट डीसी सप्लाई, ठीक है। रोटर पे जो सप्लाई है डीसी सप्लाई है। इस कारण से जो फ्लक्स बना ये भी रहेगा कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ये कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो कॉइल है हमारे पास में ए और ए डैश, हम बात कर रहे हैं क्षण t बराबर 0 की। तो ये जो कॉइल साइड है ए डैश, इससे आप देख सकते हैं कि इस समय अधिकतम फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। तो t बराबर 0 पर हमारे पास में अधिकतम फ्लक्स निकलेगा कॉइल ए डैश से। ओके, तो एट t बराबर 0 हमारे पास में फ्लक्स कितना है? अधिकतम, ठीक है।
अब हम बात करते हैं जब हमारा ये रोटर इस लोकेशन पे आ जाएगा। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं जब हमारा रोटर इस लोकेशन पर है तो थीटा कितना हो गया, थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 90 डिग्री से आप देख रहे हैं कि कोयल ए और ए डैश से निकलने वाला फ्लक्स क्या परपेंडिकुलर है क्या इसके एक्सिस से, ये एन है ये एस है, तो सारा का सारा फ्लक्स इसी दिशा में जा रहा है। फ्लक्स कहाँ जा रहा है, इसी दिशा में। ठीक है, ये डायरेक्शन है फ्लक्स की। तो इस समय ये क्षण कौन सा है, थीटा बराबर 90 डिग्री का। तो थीटा बराबर 90 डिग्री से ये जो कोयल ए डैश है, कोयल ए डैश, इसकी ये जो कोयल साइड है यहाँ से इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना रहेगा, 0, क्योंकि फ्लक्स होता क्या है, वह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलर निकलती है। ठीक है, वे फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलर निकलती है। माना कि ये आपके पास में एक कोयल है, तो माना कि जितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। ठीक है, ये आप देखते हैं जो भी ये परपेंडिकुलर निकल रही है, जैसे कि ये आपके पास में एक एरिया है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे परपेंडिकुलर निकलेगी उसको हम कहेंगे फ्लक्स। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो कोयल है ए डैश, इससे परपेंडिकुलर फ्लक्स लाइन नहीं निकल रही इस समय। ठीक है, ये सारी फ्लक्स लाइंस इसके पैरेलल जा रही है। ये जो कंडक्टर है ए डैश, इनको कट करती हुई ये जा रही है। तो इस समय एट थीटा बराबर 90 आपकी वैल्यू कितनी रह जाएगी फ्लक्स की, यहाँ पर। तो इस तरह से जब आप देखेंगे, जब आप ये हमारी कोयल ए और ए डैश, तो जब हमारा ये रोटर मूव करेगा, जब ये रोटर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो हमारे पास जो फ्लक्स का पैटर्न आएगा इस कोयल साइड से गुजरता हुआ, वो कुछ इस तरह से आएगा। आप देखिए, ठीक है, तो ये एक तरह से हमारे पास में कौन सी वेव हुई, हमारे पास में कोसाइन वेव हुई। ये वेव कौन सी है, कोसाइन। ओके, तो जैसा कि एक कोयल, ये हमारे पास में जैसे कि यह है ए डैश, तो ए डैश से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, फाई कोस ओमेगा टी। तो हमने कहा कि ये जो कोयल है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है। कितने टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ही कोयल है, इसके कुंडलियों की संख्या कितनी है, n। ठीक है, तो ए डैश जो कि एक कोयल है, कितनी कोयल है, एक कोयल है, इससे जो फ्लक्स निकला वो फाई साइन ओमेगा टी। आप देख सकते हैं ये वाला फाई साइन ओमेगा टी, ये कोसाइन वेव आ रही है। जब हमारा रोटर, जब ये जो रोटर है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इस तरह की कोसाइन वेव, इस तरह की एक कोसाइन वेव हमारे ये जो कोयल है ए और ए डैश, इससे होकर गुजरेगी। तो ये इस कोयल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है n। ठीक है, ये इसका जिक्र हम कर चुके हैं। लेट नंबर ऑफ टर्न्स आर n। ठीक है, तो एक टर्न में यदि फाई कोस ओमेगा टी है फ्लक्स का मान, तो n टर्न में कितना होगा, ये n से गुणा हो जाएगा, n फाई कोस ओमेगा टी। ओके, तो ये जो n फाई कोस ओमेगा टी है, इसको मैं नाम दे देता हूँ लैम्बडा। तो ये हमारे पास में इफेक्टिव फ्लक्स है, इफेक्टिव फ्लक्स है हमारे पास में हमारे कोयल ए डैश, कोयल ए डैश, जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n। ठीक है, तो यदि हम इस कोयल में से इस तरह का फ्लक्स पैटर्न यदि गुजर रहा है तो इसके अंदर ईएमएफ किस प्रकार से होगा, E बराबर माइनस डी लैम्बडा बाई डी टी, जैसे कि आप जानते हैं इक्वेशन
ओके, तो ये जो लैम्डा है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो ई बराबर माइनस डी बाई डी टी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी एन फाई कोस ओमेगा टी। ओके, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, ई बराबर माइनस, अच्छा ये एन जो है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी बाई डी टी। किसका डिफ्रेंशिएशन करें पहले फ्लक्स का कर देते हैं, और ये कोस ओमेगा टी कांस्टेंट प्लस फ्लक्स कांस्टेंट डी बाई डी टी ऑफ कोस ओमेगा टी। अच्छा, अब ये जो कोस है इसका क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, और ये जो ओमेगा है इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा, और क्योंकि यहाँ पे तो ये फ्लक्स कांस्टेंट है ही है, तो इस वाली टर्म की बात हो गई। यहाँ पर क्या फ्लक्स समय के सापेक्ष में बदल रहा है, क्या फ्लक्स समय के सापेक्ष में बदल रहा है, तो आप ये देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, ये एन है, ये एस है, ये रोटर है, और ये किस प्रकार से ये एन और एस बने, हमने इस रोटर के ऊपर डीसी सप्लाई लगाई। कैसी सप्लाई लगाई, डीसी, रोटर के ऊपर कौन सी सप्लाई है, फील्ड सप्लाई है, और फील्ड में कैसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई है। तो क्योंकि करंट इसकी कांस्टेंट है इसलिए ये फ्लक्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि करंट की वैल्यू, इसके अंदर जो एक करंट आपने लगाई है इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, इसलिए इस फ्लक्स की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए डी फाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, 0। ओके, तो आगे इसको अपन देखते हैं, तो ये माइनस एन, इसकी वैल्यू हो गई 0, क्यों, क्योंकि डी फाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 0, और ये फाई, और ये इसकी वैल्यू, ये जो डिफ्रेंशिएशन है माइनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। ठीक है, तो अब ये जो माइनस एन है ये इस पूरी टर्म से गुणा हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे गुणा होके, तो एन फाई ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये किसकी वैल्यू है, हमारे ईएमएफ की। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं साइन के आगे जो भी है ये पीक वैल्यू है। ठीक है, तो ये आपके पास में पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू कितनी है, एन फाई ओमेगा। तो यदि हम इसकी इफ़ेक्टिव वैल्यू की बात करें तो इफ़ेक्टिव वैल्यू क्या होगी, इसकी आरएमएस वैल्यू, तो ई आरएमएस क्या हो जाएगी, पीक वैल्यू को किससे डिवाइड कर दो, √2 से। तो जब ये पीक वैल्यू √2 से आपने डिवाइड करी तो एन फाई, इस ओमेगा क्या है ये 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, ये √2 से डिवाइड हो गया। तो जब 2 डिवाइडेड बाई √2, इसकी इफेक्टिव वैल्यू क्या रह जाएगी, √2 पाई, ये फाई एन एफ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, कंडीशन क्या है, आप कंडीशन देख लीजिए। इस समय ये जो कॉइल है इस तरह से, इसका एक कंडक्टर इधर, दूसरा कंडक्टर इधर। अब हम कॉइल को, तो ये जो हमारे पास में कॉइल है ए डैश, ये आप देखिए ये कहाँ पर है, ये स्लॉट्स बने हुए हैं आप लोगों के पास, ये है हमारे पास में, ये स्टेटर है। ठीक है, और स्टेटर के अंदर ये हमारे पास में स्लॉट्स बने हुए हैं, और सारी की सारी ये जो हमारे पास कॉइल है इसके अंदर जितने नंबर ऑफ टर्न्स है ये सारे के सारे टर्न्स इन्हीं 2 स्लॉट्स में समाये हुए हैं, इन्हीं 2 स्लॉट्स में ये सारे के सारे टर्न्स लपेटे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाइंडिंग कैसी वाइंडिंग है, कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड यानी एकत्रित। सारे नंबर ऑफ स्लॉट्स, सॉरी सारे नंबर ऑफ टर्न्स, इस कॉइल के जितने नंबर ऑफ टर्न्स है ये सारे के सारे कहाँ पर है, सारे के सारे कहाँ पर समाहित है, ये सभी इन्हीं 2 स्लॉट्स के अंदर समाहित है। ये जो आप 2 स्लॉट्स देख रहे हैं इस समय, ये स्लॉट पहला और ये दूसरा स्लॉट। ठीक है, इन्हीं 2 स्लॉट्स में ये सारे नंबर ऑफ टर्न्स, ये जितने नंबर ऑफ टर्न्स है ये सभी इन्हीं 2 स्लॉट्स में समाहित है,
इसलिए इस वाइंडिंग को हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। ये जो हमने फॉर्मूला प्रूव किया है ये किस प्रकार की वाइंडिंग के लिए है, एक तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और दूसरी ये जो वाइंडिंग है ये फुल पिच वाइंडिंग है। इस समय ये वाइंडिंग कैसी है, फुल पिच वाइंडिंग। अच्छा, फुल पिच वाइंडिंग क्या होती है? फुल पिच वाइंडिंग वह वाइंडिंग है जिसके अंदर ये हमारे पास में यह है ए, यह है ए डैश, तो इसके अंदर ईएमएफ बना E1, ये बना E2। ये E1 और E2 इन फेज रहे, E1 और E2 कैसे रहे, इन फेज, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो ये जो कोयल है ए, ये जो कोयल साइड है ए और कोयल साइड है ए डैश, ये भी किसी स्लॉट में होगी, ठीक है, ये भी किसी स्लॉट में होगी। तो इन दो स्लॉट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल डिग्री है वो है 180 डिग्री। तो ये जो फॉर्मूला हमने प्रूव किया इंड्यूस्ड ईएमएफ का √2 पाई एफ फाई एन, ये किस प्रकार की वाइंडिंग के लिए वैलिड है, कंसंट्रेटेड यानी एक ही जगह पर दो एकत्रित करी हुई और फुल पिच वाइंडिंग, कंसंट्रेटेड और फुल पिच वाइंडिंग, इस तरह की वाइंडिंग के लिए हमने फॉर्मूला प्रूव किया है √2 पाई एफ एन। थैंक यू।